ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम थ्योरी। संगठन में मानवीय व्यवहार के दर्शन तब तक नहीं किए जा सकते जब तक कि आर्थिक हितों को दूसरे स्थान पर नहीं धकेल दिया जाता। चेस्टर आई बर्नार्ड का काल 1886 से 1961 तक का है। एक व्यवहारवादी चिंतक के रूप में चेस्टर इरविन बर्नार्ड द्वारा संगठनात्मक विश्लेषण के क्षेत्र में योगदान अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। बर्नार्ड वे प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा तथा नेतृत्व, सत्ता, संचार एवं निर्णयन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर मानवीय तत्वों के प्रभावों को विश्लेषित करने का प्रयास किया। प्रबंध में सामाजिक व्यवस्था पंथ के आध्यात्मिक जनक के उपागम में प्रसिद्ध बर्नार्ड ने संगठन को सहकारी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। बर्नार्ड की प्रमुख रचनाएं और पुस्तकें इस प्रकार हैं। पहली, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938, सेकंड, द नेचर ऑफ लीडरशिप 1940, थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, फोर्थ, एजुकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव। व्यवस्था सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित इस सिद्धांत का प्रारंभ 1920 में जीव वैज्ञानिक वॉन बर्टलफ्लेफी ने किया था, किंतु इस पर गंभीरतापूर्वक विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। जीव विज्ञान से इस दृष्टिकोण को सर्वप्रथम पश्चात समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन ने ग्रहण किया। यह दृष्टिकोण संगठनों को पूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है। राजनीति विज्ञान में इस दृष्टिकोण को 1953 में राजनीति शास्त्री डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से उपयोगी बनाया। इस दृष्टिकोण को विकसित रूप में वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय समाजशास्त्री टालकोट पर्सन 1931 को दिया जाता है। लोक प्रशासन में इस दृष्टिकोण को विकसित तथा प्रस्तुत करने का श्रेय हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड को दिया जाता है। फॉलेट, नॉर्बर्ट वीनर आदि इसके अन्य समर्थक विद्वान हैं। सामाजिक व्यवस्था विचारधारा का आध्यात्मिक पिता चेस्टर बर्नार्ड है। हर्बर्ट साइमन भी सिस्टम अप्रोच में चेस्टर बर्नार्ड से प्रभावित हैं। व्यवस्था विचारधारा की मान्यता है कि संगठन एक व्यवस्था है और उसके अंतर्गत तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक उपव्यवस्थाएं होती है। किसी संगठन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील तत्वों की 5 शीर्षकों के अंतर्गत व्याख्या की जा सकती है। पहला, औपचारिक संरचना, दूसरा, अनौपचारिक संरचना, तीसरा, परिवर्तनशील तत्व, चौथा, तकनीकी व्यवस्था और पांचवा, बाहरी पर्यावरण। व्यवस्था सिद्धांत सभी तत्वों को समग्र रूप से देखने तथा समस्याओं के समाधान के लिए उनका प्रयोग करने हेतु एक उपयोगी निर्देश तंत्र प्रदान करता है। व्यावहारिक क्षेत्र में व्यवस्था सिद्धांत को लागू करने का आकस्मिकता प्रशासन या प्रबंध कहते हैं। आकस्मिकता प्रशासन का संबंध इस प्रकार के प्रश्नों से होता है: यदि ऐसा हो तो क्या किया जाए? यदि स्वतंत्र परिवर्तनशील तत्व तथा तो या तब प्राशित परिवर्तनशील तत्व से होता है। आकस्मिकता प्रशासन में इस बात का निरपेक्ष महत्व है कि किसी प्रकार परिस्थिति में जो उपयुक्त परिवर्तनशील तत्व होता है। आकस्मिकता प्रशासन में इस बात का विशेष महत्व है कि किसी परिस्थिति या कार्य में जो परिवर्तनशील तत्व हों उनकी पहचान की जाए। व्यवस्था सिद्धांत के प्रकार, काइंड्स ऑफ सिस्टम थ्योरी। व्यवस्था दृष्टिकोण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, बंद व्यवस्था क्लोज सिस्टम और दूसरा, खुली व्यवस्था ओपन सिस्टम। पहला है बंद व्यवस्था क्लोज सिस्टम। यह व्यवस्था बाहरी वातावरण से कोई अंतरक्रिया नहीं करती है। ऐसी व्यवस्था कठोर या तथा स्थायी प्रकृति की होती है, जिसमें सूचना तंत्र बंद होता है तथा निर्णय तंत्रकारी तंत्र इस स्थिति में होता है कि वह वांछित परिणाम प्राप्त कर सके। खुली व्यवस्था ओपन सिस्टम, यह बाहरी वातावरण से अंतःक्रिया करती है। क्योंकि खुली व्यवस्था का अस्तित्व बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है, इसके अध्ययन में उन सभी संभावित प्रभावों को देखा जाता है जो वातावरण के द्वारा व्यवस्था पर पड़ते हैं। सभी जीवित व्यक्ति, पेड़ पौधे तथा मानवीय संगठन खुली व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था के 5 अंग हैं। पहला, इनपुट, दूसरा, आउटपुट, तीसरा, प्रोसेस और चौथा, फीडबैक और पांचवा, पर्यावरण बाह्य परिवेश। व्यवस्था का मॉडल आगत, प्रक्रिया, निर्गत, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और इन दोनों, आगत यानी इनपुट यानी मांग, प्रोसेस यानी प्रक्रिया और आउटपुट यानी पूर्ति, और इन सब का प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, और इनपुट और आउटपुट मिलकर देते हैं फीडबैक।
व्यवस्था उपागम की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ सिस्टम थ्योरी। व्यवस्था दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, व्यवस्था का प्रत्येक भाग परस्पर अंतःनिर्भर होता है, ये एक दूसरे के पूरक एवं सहायक होते हैं। दूसरा, व्यवस्था अनेक उपव्यवस्थाओं में विभक्त रहती है जो व्यवस्था को संचालित करने में सहायक होती है। तीसरा, व्यवस्था और बाहरी पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चौथा, पर्यावरण अपने आप में एक व्यवस्था है। पांचवा, व्यवस्था गतिशील प्रक्रिया होती है। यह दृष्टिकोण संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावशीलता की दृष्टि से आंकता है। छठा, प्रत्येक व्यवस्था का एक विशेष उद्देश्य होता है जिसमें अंगों के बीच प्रक्रियात्मक विशेषीकरण पाया जाता है। F.W. रिग्स, डेविड एप्टर, लियोनार्ड विडनर, जॉन टी डॉर्से तथा रजनी कोठारी ने भी इस उपागम का प्रयोग किया। व्यवस्था उपागम से जुड़ी अवधारणाएं। पहला, साहचर्य यानी पूर्णता, गैसाल्ट। दूसरा, समस्थिति यानी गतिशील संतुलन। तीसरा, साइबरनेटिक्स, संचालन व नियंत्रण, फीडबैक प्रणाली द्वारा। चौथा, संगठन यानी अखंडता। पांचवा, समव्यक्तित्वता यानी समान गुण। छठा, सम अंतिमता यानी समान परिणाम। सातवां, एंट्रोपी यानी व्यवस्था के विखंडित होने के रुझान की माप। आठवां, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, सिस्टम की उपव्यवस्थाएं तथा अंतःक्रियाएं जो दिखाई देती है वे व्हाइट बॉक्स को प्रतिनिधित्व करती है। जिन बातों को हमें पता नहीं होता किंतु वे सिस्टम को प्रभावित करती है वे ब्लैक बॉक्स कहलाती हैं। चेस्टर बर्नार्ड का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर आई बर्नार्ड 1886 से 1961 ने फॉलेट के विचारों का समर्थन करते हुए उसे और विकसित किया। उन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था माना। उन्हें सामाजिक व्यवस्था विचारधारा का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी आंदोलन में उन्हें अग्रणी माना जाता है। उन्होंने प्रशासन और प्रबंध के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष का समर्थन किया। उसके अनुसार प्रशासन एक सहकारी सामाजिक व्यवस्था है। उनके विचार, उनकी पुस्तकों। पहला है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में देखने को मिलते हैं। बर्नार्ड के विचारों का निम्न शीर्षकों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। बर्नार्ड ने संगठन को जीवंत तथा सहकारी व्यवस्था के रूप में लिया है। बर्नार्ड के अनुसार यह सरकारी या सहयोगी व्यवस्थाएं ही औपचारिक संगठन को जन्म देती है। अतः उनके अनुसार संगठन के 3 तत्व हैं। पहला, संचार, दूसरा, सहयोग की इच्छा तथा तीसरा, साझा उद्देश्य। उनके अनुसार औपचारिक संगठन 2 या अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित सहयोग क्रियाओं की व्यवस्था है। अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। ये औपचारिक संगठन में विकसित होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। दूसरा है योगदान, संतुष्टि, संतुलन, कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष संगठन के कार्यों में अपना सहयोग या योगदान क्यों करे। इस पर बर्नार्ड कहते हैं कि यह योगदान कंट्रीब्यूशन, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, संतुलन, इक्विलिब्रियम के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति सहयोग के प्रतिफल में संतुष्टि चाहता है। यदि सहयोग अधिक होगा तो संतुष्टि कम, तो व्यक्ति संगठन छोड़ देगा, और यदि सहयोग की तुलना में संतुष्टि अधिक होगी तो व्यक्ति संगठन में अधिक रुचि से कार्य करेगा। इस संबंध में बर्नार्ड आर्थिक मनुष्य की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार संगठन में मानवीय व्यवहार के तब तक दर्शन नहीं किए जा सकते जब तक कि अर्थशास्त्रीय सिद्धांत तथा आर्थिक हितों, यद्यपि वे आवश्यक हैं, को दूसरे स्थान पर नहीं धकेल दिया जाता, बल्कि अधीनस्थों और उसके द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को सत्ता का वास्तविक उद्गम बिंदु नहीं माना है। तीसरा पॉइंट आता है सत्ता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की स्वीकृति विचारधारा। बर्नार्ड के अनुसार सत्ता प्रत्येक संगठन का मूल आधार है। कोई भी संगठन अपनी प्रक्रियाओं, अपनी क्रियाओं या कार्यों को सत्ता के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकता। किसी संगठन के संचार आदेश को उचित एवं वैध संचार केवल तभी माना जाता है जब वह सत्ता पर आधारित होता है। बर्नार्ड की सत्ता विचारधारा नीचे से ऊपर, डाउन टू अप की ओर जाने वाली सत्ता है जो अधीनस्थों की स्वीकृति पर आधारित होती है। उन्होंने प्रबंधकीय सत्ता या वास्तविक स्रोत, उच्च पद अथवा स्थिति को नहीं माना है, बल्कि अधीनस्थों और उसके द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति को सत्ता का वास्तविक उद्गम बिंदु माना है। उनका मत है कि एक अधीनस्थ कर्मचारी स्वयं ही अपने लिए सत्ता को स्थापित करता है। एक व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में ही अपने
अधिकारी के आदेश स्वीकार करता है। पहला पॉइंट है, जब वह दिए गए आदेश को पूर्ण रूप से समझ पाता है। अतः एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए आदेश की भाषा व विवेचन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, जब वह समझता है कि उसे दिया गया आदेश संगठन के उद्देश्य के प्रतिकूल नहीं है। तीसरा, जब वह यह समझता है कुल मिलाकर यह आदेश उसके निजी हितों के अनुकूल है तथा उसके लिए अहितकर नहीं है। चौथा, जब वह मानसिक और शारीरिक रूप से उस आदेश का पालन करने में समर्थ होता है। इस प्रकार बर्नार्ड की मान्यता है कि उच्च एवं वरिष्ठ सत्ता वास्तविक नहीं है वरन एक कल्पना, फिक्शन है। नीचे से ऊपर की ओर चलने वाली सत्ता ही वास्तविक है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति संगठनात्मक निर्णय के उत्तरदायित्व को ऊपर की ओर सौंपता है। फिर आता है उदासीनता की ओर। बर्नार्ड ने अपने आदेशों की स्वीकृति के संबंध में उदासीनता के क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा की व्याख्या की है। जोन ऑफ इंडिफरेंस, उसके अनुसार स्वीकृति योग्यता की दृष्टि से समस्त आदेशों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऐसे आदेश होते हैं जो स्वीकृति योग्य नहीं होते, अर्थात अधीनस्थों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता। दूसरा, कुछ आदेश तटस्थता की प्रकृति के होते हैं, अर्थात वे मुश्किल से स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। तीसरे वे हैं जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। ये आदेश उदासीनता के क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस में आते हैं। फिर आता है निर्णयन, डिसीजन मेकिंग। बर्नार्ड ने निर्णय लेने के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है। वे निर्णयन को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा संगठनात्मक। व्यक्तिगत निर्णय स्वयं के होते हैं और उन्हें प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, जबकि संगठनात्मक निर्णय औपचारिक होते हैं जिन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है। निर्णय के विषय में बर्नार्ड ने अवसरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रबंधकीय निर्णय अवसरवाद पर आधारित होना चाहिए। निर्णय अवसरों पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य है कि वह विद्यमान उद्देश्य एवं वस्तुओं के भौतिक, जैविक, सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक पर्यावरण के संदर्भ में लिया जाता है। शास्त्रीय उपागम तथा व्यवस्था उपागम में अंतर। शास्त्रीय उपागम तथा व्यवस्था उपागम, यह संगठन को ऐसी बंद व्यवस्था या इकाई मानता है जो बाहरी पर्यावरण प्रभावित नहीं होती, यह है शास्त्रीय उपागम। अब व्यवस्था उपागम क्या है? यह संगठन को खुली व्यवस्था मानता है जो बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होती है। संगठन के स्टैटिक संरचना स्थैतिक पर बल देता है, यानी संगठन की संरचना स्टैटिक है। संगठन को गतिशील मानता है व्यवस्था उपागम, जो कि संरचना है। फिर शास्त्रीय उपागम कठोर पद, सोपान तथा नियमों का समर्थक है और व्यवस्था उपागम लोचशीलता तथा सहभागिता में विश्वास करता है। शास्त्रीय उपागम संगठन के औपचारिक पक्षों को देखता है और व्यवस्था उपागम संगठन के समस्त पक्षों को देखता है। शास्त्रीय उपागम संगठन में कार्मिकों को आर्थिक मानव के रूप में देखते हुए एक्स विचारधारा का समर्थन करता है तथा व्यवस्था उपागम कार्मिकों के समस्त सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, प्रशासनिक पक्षों को देखते हुए वाई विचारधारा का समर्थन करता है। जो शास्त्रीय उपागम है वो संगठन में कुशलता लाने हेतु वैज्ञानिक रीति, सिद्धांतों तथा नौकरशाही का पक्ष लेते हैं। एवं व्यवस्था उपागम, यह उपागम कोई सुझाव नहीं देता बल्कि वर्णनात्मक रूप से संगठनात्मक प्रघटनाओं को चित्रित करता है। फिर आता है शास्त्रीय उपागम एकल कारण पर बल देते हुए दृढ़ता का हामी है एवं व्यवस्था उपागम बहुल कारणों पर बल देते हुए संभावनाएं व्यक्त करता है।